अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बिना कोई तमहीद बांधे बात करेंगे हैदराबाद के उस असेंबली सीट के बारे में जिसके चर्चे पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। जी हां, बात करेंगे गोशा महल असेंबली सीट के। इस सीट पर सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और बीआरएस के दरमियान में है, लेकिन एक और पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार ने इस सीट को ट्रायंगल लड़ाई बनाकर रख दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार से किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान। और हाँ, अवामी हलकों में ये बात काफ़ी ज़ोरों शोर से हो रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका हेडक्वार्टर इसी असेंबली सीट के तहत आता है, लेकिन एमआईएम कैंडिडेट यहाँ से क्यों नहीं उतारा गया। क्यों एमआईएम बीआरएस के उम्मीदवार को यहाँ सपोर्ट कर रही है, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब आज के एपिसोड में। हैदराबाद पार्लिमानी हलके के तहत आने वाले असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी गोशा महल में बीजेपी से फिर एक मरतबा राजा सिंह, बीआरएस से नंद किशोर व्यास बिलाल और कांग्रेस से एम सुनीता है। राजा सिंह 2 मरतबा 2014 और 2018 में यहां से इलेक्शन जीतकर बीजेपी एमएलए बने हैं और अपनी ज़िंदगी और मौत का इलेक्शन होने की दुहाई देते हुए वोटरों के सामने उन्हें तीसरी मरतबा इस चुनाव में जितवाने की अपीलें करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ है कांग्रेस की एम सुनीता, जो पहली मरतबा इंतखाबी मैदान में हैं और कांग्रेस की ये उम्मीदवार अपनी जी तोड़ कोशिश करते हुए यहाँ से राजा सिंह के खिलाफ मैदान में है। लेकिन राजा सिंह का मुकाबला यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार सुनीता से नहीं बल्कि बीआरएस उम्मीदवार नंद किशोर व्यास बिलाल से है, जो गुज़िश्ता इलेक्शन में बेहतरीन मुजाहरा कर चुके हैं। खुद राजा सिंह भी नंद किशोर व्यास, जो नंदू बिलाल के नाम से मशहूर हैं, अपने लिए यहाँ उन्हें कड़ी चुनौती मानते हैं। सियासी माहिरीन के मुताबिक राजा सिंह की जानिब से नंदू बिलाल को अपने लिए चैलेंज मानना इसलिए भी सही है क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट के फिगर्स ये बताते हैं कि वो दावा कर चुके हैं कि उनके पास 70,000 वोटर्स हैं जो उन्हें बासानी जीत दिला सकते हैं। अब ये बात कितनी सही है या उन्होंने जो दावा किया है उसके पीछे उन्होंने क्या होमवर्क किया है, ये उन्हें पता है। लेकिन इस मरतबा नंदू बिलाल ने गोशा महल के नॉन मुस्लिम बरादरी के साथ साथ मुस्लिम बरादरी से भी, क्योंकि पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि राजा सिंह को जितवाने में पिछले 2 इलेक्शन में मुस्लिम वोटरों का ही हाथ रहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे वजह है मुस्लिम वोटरों की वोटों की तक़सीम। इसे समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। साल 2009 में गोशा महल से कांग्रेस उम्मीदवार मुकेश गौड़ ने इलेक्शन लड़ा और 55,829 वोटों के साथ यहां के एमएलए बने। उस वक्त दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी कैंडिडेट प्रेम सिंह राठौर, जिन्हें 35,341 वोट मिले थे। इसी तरह टीडीपी उम्मीदवार को करीब 20,000 वोट मिले थे। अब बात करते हैं साल 2014 के इलेक्शन की। गोशा महल से इस मरतबा बीजेपी के उम्मीदवार राजा सिंह, कांग्रेस से फिर मुकेश गौड़, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर नंदू बिलाल और टीआरएस के प्रेम कुमार धूत मैदान में थे। 2014 के इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवार 92,000 से ज़ायद वोटों के साथ एमएलए बने। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के मुकेश गौड़, जिन्होंने करीब 46,000 वोट हासिल किए थे। तीसरे नंबर पर नंदू बिलाल, जो आज़ाद उम्मीदवार थे और उन्होंने 7,000 से ज़ायद वोट हासिल किए, जबकि टीआरएस उम्मीदवार प्रेम कुमार धूत 6,000 से ज़ायद वोट हासिल करके चौथे नंबर पर थे। इसी तरह बात करते हैं साल 2018 यानी लास्ट मरतबा जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसके। 2018 के इलेक्शन में टी राजा सिंह ने 61,854 वोट हासिल किए। टीआरएस ने प्रेम सिंह राठौड़ को मैदान में उतारा था, जिन्होंने 44,000 से ज़ायद वोट हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। तो वहीं कांग्रेस के एम मुकेश गौड़ ने 26,000 वोट हासिल किए और तीसरे नंबर पर रहे। अब आप गौर करिए 2018 का इलेक्शन। बीजेपी के राजा सिंह के खिलाफ, जिन्होंने करीब 62,000 वोट हासिल किए थे और एमएलए बने थे, इस इलेक्शन में 2 सेकुलर पार्टियां टीआरएस और कांग्रेस के मजमूई वोट्स राजा सिंह के वोटों से काफ़ी ज़्यादा है, यानी 70,000 से ज़ायद वोट्स हैं। सोचिए कि दोनों पार्टियों के वोट अगर एक हो जाते तो 2018 में ही राजा सिंह की जीत नामुमकिन थी। लेकिन वोटों की तकसीम ने बीजेपी उम्मीदवार राजा सिंह को फिर एमएलए बना दिया। अब जबकि 2023 का इलेक्शन है और अब यहाँ डायरेक्ट मुकाबला राजा सिंह और बीआरएस उम्मीदवार नंदू बिलाल के दरमियान है,
तो राजा सिंह भी अपना पूरा जोर यहाँ लगा रहे हैं, क्योंकि इस मर्तबा बीजेपी उम्मीदवार को पता है कि बीआरएस उम्मीदवार नंदू बिलाल इलाके के दोनों कम्युनिटीज़ यानी हिंदू और मुसलमान और दिगर माइनॉरिटीज़ दोनों के दरमियान काफ़ी मकबूल है। राजा सिंह की बौखलाहट का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुलेआम राजा सिंह इशारतन नंदू बिलाल और उनके हामियों को धमकी दे रहे हैं कि इस जिंदगी और मौत के इलेक्शन में अगर वो जीत गए तो अपने मुखालिफिन को छोड़ेंगे नहीं। और ये बात सभी जानते हैं कि नंदू बिलाल के हक में खुद उनकी ही कम्युनिटी के लोगों की अक्सरियत है। तो ये चुनाव में भी हमने पूरी पकड़बंद करके रखी है वहां पर कि कौन कहां से किधर फोन कर रहा है, कौन नेताजी नगर से बाहर जा रहा है, कौन जामबाग से किस गली से किस घर में जा रहा है, कौन किस होटल में बैठ रहा है। इलेक्शन के बाद उल्टा लटका दूंगा, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। ये चुनाव मेरी जिंदगी और मौत का चुनाव है और मैं मरने से नहीं डरता और ना ही किसी को मारने से मैं डरता हूं। सोच समझकर कोई भी भाई गद्दारी करना, क्योंकि मेरे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। जब मैं दुश्मन को नहीं छोड़ सकता हूं तो मेरे अपने लोगों को छोड़ सकता हूं क्या? इसलिए हाथ जोड़कर निवेदन है, ये लड़ाई धर्म की लड़ाई है और धर्म को जिताना है, अधर्मियों को हराना है। ये गोशामहल कॉन्स्टिट्यूएंसी से नंदू बिलाल की बढ़ती मकबूलियत का अंदाज़ा इलेक्शन कैंपेन के दौरान मिनिस्टर केटीआर का नंदू बिलाल के हक में किया गया रोड शो से भी लगाया जा सकता है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग जमा हुए और नंदू बिलाल का सपोर्ट करते नजर आए। सोच समझ के परख के वोट देना, जल्दबाजी में ना करना। अगर आपको गोशामहल का तरक्की देखना है, गोशामहल का विकास देखना है, गोशामहल में डेवलपमेंट देखना है, सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब के साथ मुमकिन है, बाकी लीडरों से नहीं। बाकी झगड़ेलू लीडर जो है, जो हमेशा दंगा फसाद और हर दिन कोई ना कोई झगड़ा शुरू करने वाले लीडर जो है, उनसे विकास और तरक्की नहीं होगा। उनसे झगड़ा हो सकता है, उनसे बाकी चीज हो सकता है, पर उनसे विकास नहीं होगा। इसीलिए 30 तारीख नवंबर उसी निशान है हमारी। ఏం గుర్తుమన్నది ఇంత మెల్లగా भयपड़ता डर रहे क्या? किसी का खौफ है, किसी का डर है? हम आपके साथ हैं, डरो मत, किसी से डरो मत, ना योगी से डरो, ना मोदी से डरो, ना किसी से डरो। डरना किसी के बाप से नहीं है, ये अपना तेलंगाना है, देख लेंगे हर किसी को। इस डेटा से आप समझ ही गए होंगे कि गोशामहल असेंबली सीट से राजा सिंह की कामयाबी का राज क्या है और वोटों की तकसीम को रोकना कितना जरूरी है। गोशामहल में नंदू बिलाल के हक में लहर और राजा सिंह की ज़मीन खिसकने का अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि इस मर्तबा के इलेक्शन में हेट स्पीच के लिए मशहूर राजा सिंह को साथ मिला नेशनल लेवल के हेट स्पीचर्स का, जो दंदनाते हुए हैदराबाद पहुंचे और राजा सिंह के लिए इंतखाबी रैलियां निकालते हुए दिखाई थी। इसीलिए गोशामहल के वोटर्स जहन नशीन रखिए कि आपके वोट तकसीम का शिकार ना हो। फजूल में किसी ऐसे लीडर को वोट करके आप अपना वोट ज़ाय ना करें जिसके आने की उम्मीद ही ना हो। वैसे तो आपने गौर किया ही होगा कि 2018 के इलेक्शन में 2 सेकुलर पार्टियों का राजा सिंह के खिलाफ मैदान में उतरना और वोटों की तकसीम से राजा सिंह को जीत मिलना सिर्फ और सिर्फ सेकुलर जहनीत के लोगों के वोटों की तकसीम से ही ये मुमकिन हुआ है। वो राजा सिंह जिस पर पैगंबर इस्लाम की तौहीन का इल्ज़ाम है, वो राजा सिंह जिसने जब भी मुंह खोला नफरत उगली। बहरहाल कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ये यहाँ ज़रूरी नहीं। अब आइए उस अहम बात की तरफ जो इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का सबब बनी हुई है कि आखिर क्यों MIM जो राजा सिंह की इतनी पुरजोर मुखालिफत करती है, उसने अपना उम्मीदवार गुज़िश्ता 3 या 4 इलेक्शन में गोशामहल से नहीं उतारा है। इसके पीछे वजह क्या है? तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी ने जब उन्हें बार बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से RSS मेंबर कहने पर बयान दिया, तो उन्होंने सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी से भी यही सवाल किया कि आखिर क्यों उनकी पार्टी राजा सिंह के खिलाफ अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारती। ये बात छोड़ो भाई, आपके हैदराबाद अतराफ में 7 असेंबली है, 7 में से गोशामहल भी एक है। गोशामहल में आपका दारुसलाम हेडक्वार्टर से, MIM का हेडक्वार्टर से, आप वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? वहां का MLA राजा सिंह से क्या दोस्ती है आपका?
मैं सीधा जवाब मांग रहा हूं असदुद्दीन ओवैसी से। जहां पर अजहरुद्दीन साहब जुबली हिल्स से चुनाव लड़ रहे, एक माइनॉरिटी को जिता के हिंदुस्तान का शान, हिंदुस्तान का निशान अजहरुद्दीन को हम एमएलए बनवा के आगे सरकार में उनको अच्छा पोजीशन देने के लिए, एक माइनॉरिटी नेता बनाने के लिए हम लोग कोशिश किए, तो उनके खिलाफ और एक माइनॉरिटी को चुनाव में लड़वा के आपको उनको हराने के लिए कोशिश कर रहे। जहां पर गोशा महल में राजा सिंह आपके जानी दुश्मन बोलते, आप और आपके परिवार के बारे में कितने गंदे गंदे बातें बोलते हो। वो राजा सिंह के खिलाफ आप चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे भाई? आप और आपका भाई कोई ना कोई लड़ो, और तीसरा भाई भी है, तीसरा भाई को वहां से चुनाव लड़वा दो। वो तीसरे तो काली है ना, तीसरे से राजा सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ाओ। रेवंत रेड्डी ने बड़े ही पुरजोर अंदाज में एक माइंडसेट बनाने की कोशिश की, लेकिन रेवंत रेड्डी के इल्जामात को एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बिल्कुल ही लॉजिकल तरीके से और दलाइल देते हुए न सिर्फ साबित किया कि मजलिस के उम्मीदवार को यहां से उतारने पर किस तरह वोटों की तकसीम हो जाती है, बल्कि बीजेपी को जीत भी मिलती, बल्कि उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि गोशा महल से राजा सिंह को जीत दिलाने में कांग्रेस ने ही अहम रोल अदा किया। इसलिए इस सीट से मजलिस नहीं बल्कि कांग्रेस बीजेपी की मददगार पार्टी बनती है। इल्जाम कांग्रेस पार्टी का यह है आजकल कि असदुद्दीन ओवैसी गोशा महल नहीं लड़ते। और क्यों नहीं लड़ते? 2009 में राजशेखर रेड्डी सीएम बने, अरे 4 में बने। मेरे अच्छे ताल्लुकात थे उनसे, क्योंकि मैं एमएलए भी था उनके साथ। 2009 में मुकेश बने, मुकेश गौड़, हम उनकी मदद करें, उन्होंने जीत गए। 2014 में उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने इलेक्शन लड़े, हार गए, हम नहीं लड़े। फिर 2018 में क्या हुआ मैं आपको बोलता हूं, वो भी फोन खोलना पड़ता जरा। तो 2018 में क्या हुआ, गोशा महल में हम नहीं लड़े। अब ये आरएसएस अन्ना जो है, जुम्मा 8 दिन हुआ सियासत में आके इन्हों पहले थे आरएसएस में। कांग्रेस के जो मौजूदा सदर है, उन्हों पहले थे आरएसएस में। उन्हों अपनी बचपने से अपने 22-23 साल की उम्र तक आरएसएस की चड्डी पहन के लट फिराते थे। बाद में 3-4 साल पहले आरएसएस वाले बोले भाई 90 साल बहुत चड्डी पहन ली, अब पैंट पहनेंगे। मगर इन्हों चड्डी पहन के लट फिराए। तो 2018 में क्या हुआ, गोशा महल में 61,000 के करीब उनको मिले, मलून को। तो बीजेपी को, माने सॉरी गलती से बोल दिया, बीजेपी। टीआरएस को मिले 44,000। कितना फर्क है भाई? 44 इनको, 61 इनको। कितना है? मैथ्स में मैं जरा कमजोर हूं। आरएसएस अन्ना तुम्हारे को आता मैथ्स? 44 से 61 कितना फर्क है बोलो आप? हाँ, 17,000 का फर्क है ना। कांग्रेस कितने वोट ली? सही बोले अम्मा, वो चाल 26,322 कांग्रेस ली। अरे मेरे पीछे पड़ गए। तुम ले रहे, उसको जिता रहे, तुम डील कर लिए, यहां पे हम काटते, एलबी नगर में मेरे को एमपी बना दो। 26,000 तुम लिए, 44,000 कांग्रेस ली, और मित्रों की पार्टी 61,000 ली। तुम क्या कान में, हमको समझ रहे हमारे कान में फूल है, बोलने पे आए तो तुम क्या, तुम्हारे बाप भी सामने नहीं ठहरते मेरे। अब आप हमारे को बोलना नहीं ठहरते वहां पे। अरे तेरे को जिताए थे ना 2009 में मुकेश को, 2014 में मुकेश को कोशिश करे, 2018 में तुम खड़े हो गए। बोल भी रहा था मत खड़े रहो, तुम खड़े होकर वोट काटे।
नहीं, असद साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, असद साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत लोग आए। असद साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में नेहरू जू भी है, क्या करूं मैं। असद साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी में चार मीनार भी है, हमारे बुजुर्ग बनाए सो है। किले गोलकुंडा भी है। 400 साल पुरानी मंदिर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में है, 400 साल पुरानी, किसको भी नहीं मालूम। ये हैदराबाद है, इसकी खूबसूरती है। मालूम ना मालूम, बस अपने दखनी कहावत है, दीवाने उठे सर को मुसल लपटे, बोलते, इसका हाल वही है। गोशा महल की सीट हो या तेलंगाना या फिर हिंदुस्तान की कोई भी सीट या कोई भी इलेक्शन, सबसे अहम सवाल ये है कि हम जानते ही नहीं कि हम आखिर वोट क्यों डालते हैं। हम जानते ही नहीं कि हमारे वोट की अहमियत कितनी है। फिलहाल तो हम यहाँ गोशा महल की बात करेंगे। यहाँ के वोटरों से अपील करते हुए कहना चाहेंगे कि वो अपने वोट की अहमियत को जानें और इस बारे में खुद से भी ये सवाल करें कि आखिर हम वोट क्यों डालते हैं। अपने आप से सवाल करिए कि आप वोट क्यों डालते हैं। इसलिए कि आपके वोट से जीत कर आया लीडर अपनी रोटियां सेके, अगले 5 साल तक वो सिर्फ अपनी जेबें गर्म करता फिरे, अगले 5 साल तक सिर्फ अपनी जायदाद में वो इजाफा करता रहे। क्या आप इसलिए वोट करते हैं कि आपके ही वोट से जीत कर आए उस सियासी लीडर के बयानबाजियों से होने वाले कम्युनल वायलेंस की नज़र आपके ही बच्चे हो जाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ठेस पहुंचे। अमन के माहौल में जब आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, तब आपके वोट से चुनकर आए उस लीडर की वजह से कहीं आपका बिजनेस अफेक्टेड हो, क्या इसीलिए आप वोट करते हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। आपको अपने बुनियादी राइट्स के लिए वोट करना चाहिए। आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के बेहतर फ्यूचर के लिए वोट करना चाहिए। आपको अपने बुनियादी हक रोटी, कपड़ा और मकान के लिए वोट करना चाहिए। आपके लिए ये सारी चीज़ें हुकूमत की तरफ से मुहैया कराना कोई एहसान नहीं, ये आपका हक है और आप वोट इसीलिए करते हैं ताकि आपके वोट से चुनकर आए लीडर और हुकूमत आपको ये मुहैया करा सके। आपको रोज़गार के लिए वोट करना चाहिए। आपको आसानी से हासिल होने वाले बेहतरीन एजुकेशन के लिए वोट करना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप खतरे में हैं, आपके मज़हब को ख़तरा है, फला मज़हब वालों की आबादी बढ़ रही है इसलिए आपके वजूद और आपके मज़हब को ख़तरा है। ऐसा कहने वाले मज़हब के ठेकेदार लीडरों के लिए नहीं, बल्कि महंगाई के इस दौर में आपको महंगाई से छुटकारा दिलाने का वादा करने वाले लीडर को वोट देना चाहिए। रोज़गार दिलाने का वादा करने वाले, अमन कायम रखने का वादा करने वाले लीडर को वोट देना चाहिए। इन बातों पर ज़रूर गौर करें। याद रखें कि आपका एक वोट बहुत कीमती है, इसे वेस्ट ना करें। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी, आप वोट देने भी ज़रूर जाइए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए BPN चैनल।